हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आशा रखते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो आज क्या है, हमारा है प्रकाश के परावर्तन का वन शॉट सीरीज का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे। उसके बाद जो क्या है, उस पार्ट 1 में कवर कर लिए, उसके बाद वाला टॉपिक को आज देखने वाले। तो पहले क्या है, ये समझिए कि अगर आप आ गए हैं डायरेक्ट इसी वीडियो को देखने के लिए, तो पहले क्या कीजिए, पहली फुर्सत में इस वीडियो को छोड़ दीजिए और पहले उस वीडियो को पूरा एकदम शुरू से लास्ट तक कवर कीजिए और फिर इसको कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि क्या है, ये जो साइंस होता है लिंक होता है, इसीलिए क्या है, लिंक को नहीं तोड़िए और क्या कीजिए, पहले उसको देख के आइए फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये किरण आरेख को क्या करेंगे, अच्छे से और अच्छे से क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि कोई वस्तु क्या है प्रतिबिंब के आगे। यहाँ रख दिए फोकस और ध्रुव के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कोई वस्तु को फोकस पे रख दिए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कोई वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखे, कोई वस्तु को वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में रखे तो वस्तु कहाँ बनेगा, कोई वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखे तो वस्तु कहाँ बनेगा, कोई वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखे तो वस्तु कहाँ बनेगा। इस सारे केसेस को देखेंगे। तो पहले देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति। क्या देखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर क्या किया जा रहा है, विभिन्न विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। पहला केस क्या, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए। ये अगर फोकस है और ये ध्रुव है, तो इस दोनों के बीच में कोई वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, उसके बारे में देखते हैं। जैसे अगर हमारा ये क्या है, ये हमारा एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये क्या होता है, मुख्य अक्ष में ये बिंदु होता है ध्रुव और ये हमारा फोकस और ये क्या है, वक्रता केंद्र। अगर कोई वस्तु क्या चर्चा लिया गया, फोकस और ध्रुव के बीच, ये है ध्रुव और ये है फोकस, इनके बीच में कहीं पे हमारा एक वस्तु प्रस्तुत है जिसका नाम है ए और बी। तो साधारण सी बात है, आप देखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, एक मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण दर्पण पे आपतित होती है, ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया, फिर से गौर से देखिएगा क्या है, अगर कोई किरण क्या है, कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित हुआ, तो आपको पता होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दे फिर से कि क्या है, परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर के गुजरेगा। और दूसरा क्या है, किरण ले लेते हैं, पहले इसको थोड़ा आगे बढ़ाते, ये क्या है, पीछे आपतित होते हुए प्रतीत होगी। ठीक है, अब दूसरा केस, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया इधर। दूसरा क्या है, दूसरा एक और किरण लेते हैं, एक और रेखा लेते हैं जो क्या है, इसको वक्रता केंद्र से क्या होगा, आपतित होगा। तो आपको पहले भी बता दिया गया था, अगर कोई किरण क्या है वक्रता केंद्र की से होकर आपतित होगा, वक्रता केंद्र से आपतित होगा, तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र की ही दिशा में वापस लौट जाती है, क्योंकि वो दर्पण के साथ क्या 90 डिग्री कोण बनाता है, इसीलिए। तो इसको भी क्या करते हैं, फर्दर अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। तो क्या होगा, एक समय आएगा जब क्या होगा, ये दोनों कहीं पे मिलेगा, तो मिलेगा तो वहीं पे क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पे, जहां पे मिला वहीं पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बना। ये क्या बनेगा, ए डैश और बी डैश, यही हुआ वस्तु का प्रतिबिंब। तो देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति। जरा प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगा, वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा है। क्या है, वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। दूसरा केस क्या है, दूसरा चीज देखिए क्या है, वस्तु जिस तरफ है, मतलब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों सीधा है, मतलब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का दिशा एक ही है, मतलब वस्तु और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो बना वो भी सीधा। जैसे कि क्या है, अगर आईने के सामने ऐसा रखते, अगर ऐसा दिख लिया गया, तुम बोले आईला जादू मम्मी भूत भूत, लेकिन क्या होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या दिखा आपको, जिस तरफ अगर वस्तु ऐसे रखे ऐसे, तो प्रतिबिंब भी ऐसा ही बना, मतलब क्या है, प्रतिबिंब सीधा है। क्या है, सीधा, एकदम सीधा। और तीसरा केस क्या है, वस्तु जो बना है वो काल्पनिक बना है, काल्पनिक काल्पनिक काल्पनिक। जरा माइक देख ले, ऑन है, ऑन है। तो क्या बनेगा प्रतिबिंब काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, या इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, आभासी, इसको आभासी भी कहा जाता है।
तो ये क्या है, 3 केसेस होंगे। एक और क्या होगा, एक और कुछ होगा, क्या होगा क्या होगा, पहले वस्तु से बना बना, सीधा बना और काल्पनिक बना। एक क्या होता है, एक होता है, हाँ, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है, तो दर्पण के प्रतिबिंब, दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, कहाँ बना है, पीछे बना है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है, हर एक चीज को आज जानने वाले हैं, तो घबराना नहीं है, क्योंकि बने रहिए एंड तक। और क्योंकि हर एक चीज का आपको बताया जाएगा, एकदम खोल करके चीर फाड़ ऑपरेशन करके एकदम अच्छे से बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ रखे तो कहाँ बनेगा। तो क्या कीजिए, आप इसको अच्छे से पहले नोट कर लीजिए। हम क्या है, लेके आते हैं अगले कंसेप्ट को तब तक। तो अब आ गया है हमारा दूसरा केस। दूसरा केस में क्या है, जब जब क्या है हमारा, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पे ही स्थित है। इससे पहले क्या था, ध्रुव और फोकस के बीच में था एकदम, मतलब क्या था, फोकस से थोड़ा पीछे था। इस बार क्या, फोकस पे ही अगर वस्तु हमारा है, तो उसका स्थिति परिस्थिति क्या होगा, आकार क्या होगा, कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, अब बड़ा होगा, छोटा होगा, उल्टा होगा या सीधा, इस तरह की बातों की चर्चा करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा अगर हमारा अवतल दर्पण है। क्या है, फिर से अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण देखिएगा जरा ध्यान से, क्या है अवतल दर्पण में, ये है हमारा ध्रुव, ये है हमारा फोकस, और ये क्या हमारा वक्रता केंद्र। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या बताना चाह रहे हैं, इस बार थोड़ा बहुत 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 ध्यान, ज्यादा ध्यान से सुनना। एक छोटा सा प्रतिबिंब, क्या है, एक छोटू सा प्रतिबिंब है, जो हमारा कहाँ स्थित है, फोकस पे स्थित है। ये है ए और ये इसको बोल दिए बी। ए बी एक क्या है हमारा, वस्तु हमारे फोकस पे स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये बताना है। क्या, फिर से गौर से देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, कि अगर क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या है, फोकस से होकर गुजर जाती है ना। मुख्य अक्ष के अगर समांतर आपतित होगी तो क्या होगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा इसको फ्रेश करते हैं, रुको। क्या है हमारा, ये बिंदु ए बी है, थोड़ा और फ्रेश करते हैं, ये एकदम इसके बीच में है। चलो यहाँ पे हमारा हो गया ये बीच में, ये हो गया ए और इसको बोल दिए बी। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण क्या है, दर्पण पे आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण दर्पण पे आपतित हुई, तो परावर्तन के बाद क्या होगा, परावर्तन के बाद क्या होगा ये बताना है। तो क्या होगा, फोकस से होकर, अरे अरे अरे, फोकस से होकर गुजरेगा, क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगा। अगर क्या है, ठीक उसी प्रकार अगर कोई किरण क्या है, अगर कोई किरण, ओहो, कोई किरण क्या है, वक्रता केंद्र से अगर आपतित होगा, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र की ही दिशा में चला जाएगा। और ये आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्या परावर्तन के बाद ये देख रहे हैं, एकदम समांतर जाएगी, ये जो रेखाएं गुजरेगी एकदम समांतर अनंत पे जाके, क्योंकि आपको पता है जब क्या है, दोनों के बीच की दूरी है जितना इतना है, उतना ही यहाँ पे भी है, दोनों जगह बराबर है, मतलब क्या है, दोनों के दोनों रेखा एकदम समांतर है, जो जाएगी तो क्या, अनंत तक जाएगी। और क्या है, अनंत पे जाके कहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। मतलब बना कहाँ, प्रतिबिंब की स्थिति फिर से देखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति में क्या देखेंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। पहला केस देखेंगे, बना कहाँ, अनंत पर, अनंत पर। दूसरी बात क्या है, वास्तविक, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। तीसरी बात क्या होगा, अनंत पे बना, वास्तविक है, और प्रतिबिंब उल्टा भी बनेगा, कैसा, उल्टा। जब ये देखना प्रतिबिंब वास्तविक है, तो
उल्टा भी होगा ही होगा। 3 केस देख लिए, अनंत पे वास्तविक है, उल्टा है, और क्या रह गया चौथा, एक चीज और रह गया है क्या, अनंत पे बना कहाँ, ये देख लिए, ये देख लिए, ये देख लिए। जैसे उसमें देखे तो क्या है, सीधा है, काल्पनिक था, जैसे पहले वाले में सीधा था, काल्पनिक था, और एक चीज था, हाँ दर्पण से पीछे बना था, और क्या होता है, और एक चीज बताए थे, हाँ बड़ा, मतलब दर्पण, इस दर्पण के परावर्तन के बाद जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि अनंत पे जाके बन रहा है ना, इसीलिए क्या होगा, बहुत बड़ा। थोड़ा एक लाइट नहीं जल रहा, 1 मिनट बस, जरा देखिए ये लाइट जल क्यों नहीं रहा, ओहो हाँ, अब अच्छा लग रहा है। तो क्या क्या होगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। तो आप इसको भी अच्छे से नोट, इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, दिखाए क्या, जैसे ये था ना, ये हमारा अवतल दर्पण, ये है हमारा ध्रुव, ये है फोकस, और ये है हमारा वक्रता केंद्र। अगर कोई वस्तु यहाँ पे स्थित है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, ये अगर पूछा जाए तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना क्या होगा। अगर कोई किरण क्या होता है, मान लो ये इतना छोटा मानो, जैसे किरण यहीं से आया और आपको पता है कोई किरण अगर फोकस से होकर गुजरता है तो दर्पण के समांतर गुजरता है, वैसे ये भी क्या है, यहाँ से हुआ तो ये दोनों क्या है, दर्पण नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर, दोनों क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर, बहुत छोटू सा होता है, उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। इसीलिए यहाँ पे ऐसा मानो जैसे फोकस पे ही ऐसा है प्रतिबिंब की, फोकस पे ही एकदम छोटू सा, एकदम छोटा। तो क्या होगा, आप दर्पण पे जब एक टॉर्च जलाए, क्या फोकस से गुजार दिए तो साधारण बात है, आपको पता है कि क्या होगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगा, और यहाँ पे भी वैसा ही होगा। तो भी यहाँ दिख रहा है क्या, बहुत दूर अनंत पे जाकर बनेगा, और नहीं फील आ रहा तो इसको थोड़ा इमेजिन करो, छोटू होने की वजह से ज्यादा कचरा पट्टी होगा। और इस चीज को अच्छे से सीख लेना, क्योंकि ये चीज सीख लेने से क्या होता है, एकदम दिमाग में याद रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर फील आना शुरू हो जाएगा, यहाँ रखेंगे कहाँ होगा, यहाँ रखेंगे कहाँ होगा, यहाँ रखेंगे क्या होगा। इसीलिए किरण आरेख जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर बार पूछता ही पूछता है, हर परीक्षा में पूछता है, 10वीं ले लो, 12वीं ले लो, आगे तक कोई भी जनरल कंपटीशन की बात करो, हर एग्जाम में पूछता है। इसको अच्छे से याद कर लेना है। अब क्या कीजिए, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे, 3rd नंबर पे चलेंगे। तो चलिए अब आ चुके हैं हम अपने तीसरे केस पे। तीसरे केस में क्या निकालना है, फिर से अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उसकी आकार, और आभासी है या वास्तविक, ये सारी चीजों को जानेंगे कैसे, देखते रहिए कंटिन्यूअसली। जब वस्तु क्या अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित, अब फिर से क्या किया गया, पहले था फोकस से थोड़ा आगे, फिर आया फोकस पे, फिर आया अब क्या, फोकस से थोड़ा पीछे, मतलब क्या है, फिर से है हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हमारा आ चुका है, फिर से अवतल दर्पण। तो क्या है, ये है हमारा ध्रुव P, और ये है हमारा फोकस F, और ये क्या हमारा वक्रता केंद्र C। वस्तु कहाँ स्थित है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब हमारा वस्तु कहाँ है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब, इसका नाम लिख देते हैं ए और बी। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जैसे क्या होगा, अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से होकर जाएगा, कहां से, फोकस से होकर गुजरेगा। जब क्या है, कोई किरण क्या है, मुख्य अक्ष के, अगर थोड़ा सा और सुंदर कर लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा, मुख्य अक्ष के अगर समांतर आपतित हुई तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा एकदम। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ तो दर्पण के परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रहा है। उसके बाद फिर देखेंगे क्या, दूसरा केस ले लेंगे, क्या जब क्या है, ये
वक्रता केंद्र से आपतित हुई, वक्रता केंद्र से अगर ओ थोड़ा कुछ ज्यादा आड़ा टेढ़ा हो गया, जब क्या है हमारा किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित हुई तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र के ही दिशा में, वक्रता केंद्र के ही दिशा में क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा आड़ा टेढ़ा हो गया, क्या होगा, वक्रता केंद्र के ही दिशा में परावर्तित होगा। जब क्या है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगा तो उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगा। तो देखो क्या बना, प्रतिबिंब हमारा कुछ यहाँ पे बना, जो कहाँ है, ये है हमारा वक्रता केंद्र। तो देखिए क्या था, ये है हमारा ध्रुव, पी क्या है, पी को बोलते हैं ध्रुव, और ये जो है पूरा बड़ा सा रेखा उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो ध्यान दीजिएगा अवतल दर्पण पे क्या है, तो ये क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हमारा एक वस्तु स्थित है जिसका नाम है ए बी। और क्या हुआ, जब हम एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किए तो परावर्तन के बाद कहा आया, फोकस से होकर गुजरा, फिर क्या कि वक्रता केंद्र से गुजरा तो वक्रता केंद्र के ही दिशा में परावर्तित हो गया। तो वस्तु कैसा बना, ए डैश बी डैश जिसको बोलते हैं, ये बना वस्तु का प्रतिबिंब बना। ये हमारा वस्तु ए बी और वस्तु का प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश। जो क्या है, पहला केस देखो, प्रतिबिंब की स्थिति में, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति देखिए जरा, पहला केस क्या हो जाएगा, पहले केस में होगा कि प्रतिबिंब का स्थिति क्या है, वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा है। प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, सिर्फ बहुत ज्यादा बड़ा कहाँ था, इससे पिछले वाले केस में जब फोकस पे स्थित था। दूसरा केस कहाँ बनता है, दूसरा चीज क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी उल्टा है, ये तो पता है, उलटा उल्टा उल्टा, लेकिन क्या है, ये वास्तविक है, वास्तविक वास्तविक वास्तविक। और एक चौथी बात क्या होगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब में चौथा प्रॉपर्टी क्या है, उल्टा हो गया, वस्तु से बड़ा है और वास्तविक है। साथ ही साथ बना कहाँ, वक्रता केंद्र के पीछे बना है, वक्रता केंद्र के, प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता, वक्रता थोड़ा सा सुंदर कर लेते हैं, वक्रता केंद्र के पीछे, कहाँ बना, वक्रता केंद्र के पीछे। तो ये चार चीज हुआ, वस्तु क्या हुआ, वस्तु से प्रतिबिंब क्या है, बहुत बड़ा है, प्रतिबिंब क्या है, उल्टा भी है साथ में, लेकिन वास्तविक है। और एक चीज और है कि वक्रता केंद्र से देखो पीछे बना है। ठीक, तो अब चलते हैं हम अपने चौथे केस पे, तब तक आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट कर लीजिए। और आ गया अब हमारा चौथा केस। चौथा केस में क्या बताया गया है कि जब वस्तु क्या है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही स्थित है। देखो धीरे धीरे और पीछे आया, पहले कहा था ध्रुव और फोकस के बीच, फिर आया फोकस पे, फिर उससे थोड़ा सा पीछे कहा, फोकस से और वक्रता केंद्र के बीच में था। अब आ गया वक्रता केंद्र पे ही, जब क्या है कोई वस्तु अवतल दर्पण, ये है हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, ये है ध्रुव और ये है फोकस, और ये रहा हमारा वक्रता केंद्र। और वस्तु का, वस्तु जो है यही प्रस्तुत है, कहा, वक्रता केंद्र पे अगर है, क्या है, वक्रता केंद्र पे अगर हमारा कोई वस्तु है स्थित है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसकी थोड़ी सी चर्चा कर ले। क्या है, अगर समांतर आपतित होगा कोई किरण तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा, क्या होगा, कोई भी किरण क्या हो, दर्पण के समांतर है, क्या हो, दर्पण नहीं, दर्पण में एक मुख्य अक्ष होता है, ये जो सीपी एक किरण है ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होता है तो दर्पण के परावर्तन के, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। और फिर दूसरी बात क्या है, अगर क्या हो, एक किरण जो हो, जो क्या हो, फोकस से होकर गुजरे तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, उसको थोड़ा सा और सीधा कर लिया जाए, माफिया टेढ़ा लग रहा है क्या, और
हम्म, पीछे हो गया थोड़ा। चलो, इसको क्या एडजस्ट किया जा रहा है, क्योंकि बनाना तो है इसी के। जरा गौर से देखिएगा, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या हुआ। फिर से दूसरी बार क्या किया गया है और टेढ़ा फिर से कर दिया हमने। जब क्या हो, कोई किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। अगर फोकस से होकर गुजरा तो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। ये तो पता, इन्हीं दोनों किरण से हमने क्या किया, एक ये अगर हमारा ए और बी क्या है, वस्तु है, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बी डैश। यहाँ पे देखिए एक चीज चमका क्या, कि वस्तु बस सिर्फ उल्टा है, बना कहाँ है, वक्रता केंद्र पे। वक्रता केंद्र पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बना है, साथ में लेकिन उल्टा है और आकार भी बराबर है। जैसे कई बार होता बड़ा बनता, बहुत बड़ा बना, इस बार क्या है, बराबर। आप प्रतिबिंब की स्थिति देखो तो सबसे पहला स्थिति क्या है, बराबर है, आकार में क्या है, बराबर है। दूसरा केस क्या है, वक्रता केंद्र पर ही बना है, वक्रता केंद्र पे ही बना है। प्रतिबिंब का जो स्थिति है वक्रता केंद्र पे है, बराबर है साइज में। और तीसरी बात देखे गौर से तो जरा क्या दिखा आपको, कि आकार बराबर लेकिन उल्टा है, ये भी उल्टा है और साथ में वास्तविक भी है। और चौथी बात क्या है, कि ये भी वास्तविक है, वास्तविक। तो इस चीज को अब क्या है, आपको दिल से फील आएगा अंदर से, ओहो ऐसे बनेगा। इस बार शुरुआत में थोड़ा लगा, क्या लगा, एकदम अजीब लगा, कंस्ट्रक्ट, कंजस्टेड बोलते हैं, हाँ ऐसा कुछ लगा, जिसमें क्या था, थोड़ा फिगर बनाने में आ गया था, मचल गया था। तो है क्या, थोड़ा बहुत कर लिया कीजिए आप भी। करना क्या है, एकदम स्ट्रेट अगर सही से बनाओगे, पेन कॉपी की मदद से, पेन और पेंसिल की मदद से, पेन नहीं पेंसिल की मदद से, स्केल और पेंसिल की मदद से, तो एकदम आपका एक्यूरेट बनेगा। इसका 100% गारंटी है, क्योंकि ये क्या है, ये जितना है उतना ही ये भी होना चाहिए, तब एकदम एक्यूरेट बनता है। यहाँ पे क्या है, मार्कर से रैंडम खींचने की कोशिश किया, इसीलिए कभी कभी क्या होता है, मैच नहीं हो रहा था, तो जबरदस्ती मैच कराया गया है। तो घबराना नहीं है, इस सब के लिए टेंशन लेना नहीं है। आप क्या करो, एकदम एक्यूरेट करो तो आपका सही ही बनेगा। इसका क्या 2000% गारंटी हम खुद ले रहे हैं। तो अब क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए, क्योंकि हर बार पूछा जा रहा है और पूछेगा ही पूछेगा। और ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है नॉर्मल से ज्यादा, क्योंकि इसका हर बार टच किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हम, फोर्थ नंबर हो गया नेक्स्ट की ओर। तब आप तक आपकी क्या कीजिए, वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब जरा पांचवें केस को गौर से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। इसको थोड़ा देखना है। जब वस्तु क्या है, इसमें पूछा बताया, मतलब इसमें क्या सीखेंगे, कि जब वस्तु कोई हो, क्या हो, अनंत से अनंत पर स्थित हो, बहुत दूर, जैसे सूर्य उर्य की बात कर सकते हैं, बहुत दूर सूर्य किरण सब जैसे आते रहता है, तो क्या रहता है, अवतल दर्पण जैसे है, क्या है, सूर्य किरण को मान सकते हैं। ये क्या है हमारा सूर्य किरण, ये पी पहले लिख दो, ये एफ और ये सी है। सूर्य किरण क्या है, समांतर आते रहते हैं, एकदम समांतर क्या होता है, आपतित होता है, परावर्तन के बाद एकदम समांतर जाते रहती है। यही दो क्या हमारा किरण है, सूर्य किरण की बात करें। अरे ऐसे नहीं, क्या होता है, कुछ इस तरह से, जो क्या है यहाँ पे आसपास मिलता है। तो इसको थोड़ा साइड में रख दो, एफ, ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा। तो जरा ध्यान देना क्या हुआ, ये सूर्य किरण है, मान लो सूर्य किरण अगर क्या है, अनंत से आ रहा है, तो क्या बनेगा, बहुत दूर बहुत बड़ा सूर्य होता है, उसका जो है फोटो एक प्रतिबिंब, एक क्या है, किसी दर्पण पे फोकस पे बनेगा, बहुत ज्यादा छोटू सा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, और क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो पहला केस देखिए, प्रतिबिंब का स्थिति में, प्रतिबिंब 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 की
स्थिति। इसमें पहला केस क्या होगा, वस्तु बहुत छोटा, वस्तु से प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा, क्या होगा, बहुत छोटा होगा। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा चीज बहुत छोटा होगा प्रतिबिंब, उसके बाद क्या होगा, बहुत छोटा होगा तो उल्टा तो होगा ही, उल्टा। और तीसरा बात क्या होगा, उल्टा हो गया, बहुत छोटा हो गया, बनेगा कहाँ, फोकस पर बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और चौथा केस क्या होगा, चौथी बात, फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन ये भी होगा वास्तविक ही होगा, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक बनेगा। ये चार केस, बहुत छोटा होगा, उल्टा होगा, फोकस पर होगा और वास्तविक बनेगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे, थोड़ा जानेंगे और इसका एक बार एक चीज दिखा देते हैं, इसका पूरा ओवरऑल एक साथ चार्ट डाटा दिखा देते हैं एक टेबल के रूप में। चलिए तब तक आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, हम टेबल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म में रहेगा, तुरंत याद करने लायक रहता है। अब चलिए क्या है, ये पूरा शॉर्ट टर्म में है, ये क्या है हमारा बहुत ज्यादा ही एकदम शॉर्ट टर्म है, जो हमारे लिए क्या है, ये फायदेमंद इसलिए है ताकि क्या हो, याद करने में आसानी होता है। आप इसको क्या कीजिए, टेबल बना लीजिए और अपने जहां स्टडी टेबल है, जहां पढ़ते हैं उसके सामने चिपका लीजिए, क्योंकि ये 10वीं के बोर्ड में हर बार ऑब्जेक्टिव में पूछता ही पूछता है, इसीलिए ये तो 1000% गारंटी है कि इसमें से बहुत सारा सवाल आता है, इसीलिए इसको तो नोट करके और आगे में अपने टेबल, स्टडी टेबल के सामने में इसको चिपका लीजिए, इस तरह के टेबल को, ताकि क्या हो, आपको एकदम दिमाग में सेट ही हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में वो आलेख खींचने वाला भी कई बार पूछ लिया, इसलिए ये तो आएगा ही आएगा, इसका 2000% गारंटी है। लेकिन उसका पिछले वाला भी जो क्या है, किरण आरेख, वो भी कई बार पूछा है, तो एक बार देख लीजिए क्या है, अगर वस्तु की स्थिति ध्रुव पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी ध्रुव पर होगी, वास्तविक होगी या आभासी, तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, आभासी। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा, आकार कैसा होगा, एकदम बराबर। ध्रुव तथा एफ के बीच, फोकस के बीच अगर कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, एकदम सीधा ही बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा। अब आता है तीसरा नंबर, एफ पर अगर कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक होता है लेकिन वो उल्टा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है प्रतिबिंब। एफ तथा सी के बीच अगर होगा तो सी तथा अनंत के बीच बनता है कौन, उसका प्रतिबिंब बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा और बड़ा होता है। जब क्या है, सी पर ही स्थित हो तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है, वास्तविक रहता है, लेकिन ये भी उल्टा, लेकिन ये बराबर, जितना बड़ा ये उतना बड़ा प्रतिबिंब भी होता ही है। उसके बाद आता है सी तथा अनंत के बीच अगर कोई क्या है वस्तु स्थित है तो सी तथा एफ के बीच उसका प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। अब आता है क्या, लास्ट, अगर वस्तु हमारा अनंत पे है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, बहुत ज्यादा गिदनी सा, छोटू एकदम पिद्दी सा बनेगा। तो चलिए अब चलते हैं, इसको क्या कीजिए, नोट करके इसको याद करने के लिए, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वालों के लिए कि याद करके चिपका लो और तुरंत तुरंत एक बार हर रोज पढ़ लेना 2 4 10 दिन, ताकि हो एकदम में दिमाग में फिट हो जाए। चलते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट की ओर, आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अवतल दर्पण का उपयोग, जो क्या हर बार पूछता है एग्जाम में, तो इसीलिए इसको क्या करना है, एकदम याद ही कर लेना कि अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग करता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले तो हजामती दर्पण के रूप में किसमें होता है, हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण के रूप में क्या है, आपने देखा कि अवतल दर्पण जब क्या फोकस के अंदर थोड़ा नजदीक से रखा जाता है तो क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बड़ा बनाता है और सीधा बनाता है, इसीलिए क्या उसका हजामती दर्पण में उपयोग होता है, जिसका क्या वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र जो है नजदीक हो, मतलब वक्रता त्रिज्या जिसका बड़ा हो, उस दर्पण का प्रयोग किया जाता है अक्सर हजामती दर्पण में। अब दूसरा उपयोग है क्या, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जैसे कि आप देखे होंगे ये इस तरह के वाहन, जैसे अक्सर देखे होंगे, ये वाहन है ना, यहाँ पे ये देखो एक वाहन दिख रहा है क्या, इस तरह के वाहन के जो ये जो हेडलाइट दिख रहा है, इस सब में क्या है, अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है।
आगे क्या है, जैसे रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच के लिए डॉक्टर क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रोगी का डॉक्टर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं दांत का, तो नाक, कान, दांत इस तरह का जो पेशेंट है उसको जो डॉक्टर इलाज करते हैं उसमें भी डॉक्टर किस चीज का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। और क्या है चौथा, सौर भट्टियों में सोलर फर्नेस, इसमें भी क्या है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्या किया जाता है, बहुत बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग करके क्या किया जाता है, उष्मा ऊर्जा को एकत्रित, सूर्य द्वारा आती हुई उष्मा ऊर्जा को एक निश्चित जगह पे केंद्रित किया जाता है, जिससे क्या हो उसका प्रयोग किया जा सके बड़े बड़े स्तर पे। अब एक पांचवा होता है क्या, सोलर कुकर में, किसमें, सोलर कुकर। जैसे ये देखिए सोलर कुकर है, इसमें क्या होता है, ये नीचे जो प्लेट है ये क्या हमारा अवतल दर्पण का होता है बना, और ये क्या होता है, ये जो प्लेट है ये अवतल दर्पण का होता है। ये क्या करता है, अपने बहुत सारे सूर्य किरण को क्या करता है, आती हुई सूर्य किरण को एक निश्चित बिंदु पे केंद्रित करता है। क्या करता है, एक निश्चित बिंदु पे केंद्रित करता है, इसीलिए इसका भी क्या कहते हैं, इसका भी इसमें भी यूज होता है, इसमें भी प्रयोग होता है किसका, अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का हमने 5 प्रयोग देखा, और इस पांचों को आप क्या कीजिए, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि हर बार एग्जाम में आता ही आता है। तो इस पांचों को याद कर लीजिए, एक बार रिपीट कर देते हैं। हजामती दर्पण के रूप में, दूसरा टर्च, टॉर्च वाहनों के हेडलाइट, सर्चलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। रोगियों के नाक, कान, दांत, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर क्या अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्टियों में, सोलर फर्नेसेस में और सोलर कुकर में, इन सबों में क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इन पांचों को नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद करने कर लीजिएगा। पहले वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, हम अगले कंसेप्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आ गया हमारा अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा जिस तरह से अभी क्या पढ़े कि प्रतिबिंब का स्थिति, प्रकृति और उसका साइज क्या कैसे है, हर एक चीज के बारे में पढ़े, वैसे ही जानेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उनके आकार के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने क्या है अवतल दर्पण का तो क्या बताया, पहले पूरा एकदम डिटेल में बताए, फिगर बना बना के, लेकिन क्या है उसके बाद बताए एकदम कंसाइज फॉर्म में, जो क्या हो एक छोटे से जगह पे तुरंत याद करने के लिए। आप मन ही मन सोच रहे कि इतना छोटा सा जगह पहले ही प्रकट कर दिए, तो नहीं, ये अन्याय हो रहा हमारे साथ। ये अन्याय नहीं है, ये क्या है, आपको क्या है हमने सिखा रखा है कि अवतल और उत्तर दर्पण थोड़ा दोनों पार्ट 1 में, वन शॉट के पार्ट 1 वन शॉट सीरीज के, ये जो प्रकाश का परावर्तन का वन शॉट है, इसके पार्ट 1 में ही हमने क्या है सिखा रखा है कि कैसे बनता है अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा, दोनों दर्पणों द्वारा क्या है कैसे किरण आरेख बनाया जाता है। वैसे ही हम क्या करेंगे, इसका भी तुम बना लेना। ये आप लोगों का काम है। हम क्या है इसका कंसाइज फॉर्म बताते हैं कि अगर कोई वस्तु क्या है ध्रुव पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब भी ध्रुव पे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन बराबर बनेगा। अब दूसरी बात, जब ध्रुव तथा अनंत के बीच कोई प्रतिबिंब, मतलब कोई वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा एफ के बीच में बनेगा, और क्या बनेगा, आभासी, सीधा और छोटा। एक और जानकारी की बात बताएं कि देखो तीनों का तीनों आभासी, मतलब उत्तल दर्पण द्वारा जितना भी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी ही होता है, वास्तविक नहीं बना पाता है। अगर अनंत पे कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब एफ पे, आभासी, सीधा और बहुत छोटा। इसी तरह से आप चाहो तो हर एक का निकाल सकते हैं, जैसे आपको हमने सिखा रखा है किरण आरेख बनाने, वैसे ही। बस इसमें क्या होगा, किरण आती हुई प्रतीत होगी, उसमें क्या था वास्तविक में मिल रही थी, यहाँ पे क्या होगा मिलती हुई प्रतीत होगी, आती हुई आ रही थी, यहाँ पे आती हुई प्रतीत होगी। बस इतना ही अंतर है। ये काम आपको खुद करना है, खुद से पिक्चर बनाना है सबका, किरण आरेख सबका खुद से करना है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट पे। आप इसको क्या कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए, ताकि कम से कम इसे अच्छे से याद कर सके। अब देखेंगे उत्तल दर्पण का भी प्रयोग, देखेंगे प्रयोग। अब हम लोग देखेंगे क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का क्या देख लिए कि वस्तु यहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति, प्रकृति सब देख ली। अब देखेंगे क्या कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहले देखिए, सबसे पहले स्कूटर, मोटरसाइकिल तथा बस इत्यादि के क्या है, इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में, पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है। पीछे देखने ऐसा वाला रहता नहीं, ऐसा वाला करके, जिसमें क्या है आप देखिए, ये है उत्तल दर्पण, ये है समतल दर्पण। अगर समतल दर्पण के सामने अगर हमारा आंख रखा जाए थोड़ा दूर,
तो क्या होगा, देखिए इसका कितना संकीर्ण कम आता है, दृष्टि जो क्षेत्र है वो कम आएगा, मतलब कम जगह दिखेगा। लेकिन वही देखिए क्या है, अगर हमारा उत्तल दर्पण है तो देखिए ये क्या है, तो इस तरह से होता है, इधर हमारा होता है परावर्तक सतह, तो अगर आंख यहाँ रखा जाए तो हमारा क्या है, थोड़ा जो है विस्तृत क्षेत्र क्या होगा, दृष्टि क्षेत्र होगा, विस्तृत क्षेत्र होगा, दृष्टि क्षेत्र, मतलब ज्यादा जगह हमको दिखेगा। अब एक चीज और होता है, तीनवटिया सब पे भी क्या होता है, इस तरह का अवतल दर्पण लगा होता है, जिसमें क्या होता है, सीधे सीधे समझो, कम जगह में हमको क्या, अवतल दर्पण एक बहुत महत्वपूर्ण काम करके दिखाता है कि कम जगह में ही बहुत बड़े क्षेत्र को, बहुत बड़े दृष्टि क्षेत्र को बहुत छोटे से जगह पे प्रस्तुत करके दिखाता है। इसीलिए तीनवटिया पे क्या होता है, इसका उपयोग होता है ताकि क्या हो, पीछे के बहुत ज्यादा दूर की चीजों को कम जगह पे दिखा दे और साइड वाला चीज भी उसमें दिखते रहता है, इसीलिए तीनवटिया सब पे भी किया जाता है। तो आज क्या करते हैं, अब हम अगले कंसेप्ट को लेके आते हैं, तब तक आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि क्या कर सके, इसको याद कर सके। अब क्या है, जैसे इसमें कुछ सवाल आएंगे, अब क्या है, जैसे इसके बेसिस पे सवाल सब जैसे करेंगे, किसके बेसिस पे, ये जो अभी पढ़े हैं कुछ कंसेप्ट, और उसके बाद अभी तुरंत पढ़ेंगे क्या, दर्पण सूत्र, उसमें क्या है, उसके बेस पे कुछ सवाल करेंगे। सवाल के लिए क्या है, हमको एक चीज जानना जरूरी है, जिसको क्या बोलते हैं हम, चिन्ह परिपाटी, क्योंकि सवालों में क्या है, चिन्ह का होना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है कि सवाल में क्या है, और दर्पण सूत्र में क्या है, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, निगेटिव हो या पॉजिटिव। तो सीधे सीधी बात देखो, क्या होगा, जो भी इस मूल बिंदु से, ये क्या हमारा मूल बिंदु, साधारण सी बात है, कोई भी अगर दर्पण ऐसा हो या ऐसा हो, साधारण सी बात है, ये क्या है, चार भाग में बटा होता है, ये इधर वाला भाग, अगर चलो एक हटा देते हैं, ये क्या है, इधर वाला भाग और उधर वाला भाग, और एक ऊपर और एक नीचे, चार भागों में बटा। तो लेफ्ट साइड वाला जो भी भाग होगा क्या होगा, इधर साइड वाला जो होगा वो क्या होगा, हमेशा मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां जितना होगा सारा धनात्मक ही होगा। क्या होगा, मूल बिंदु से दाईं ओर आपतित प्रकाश की किरण हो या यहाँ पे परावर्तित प्रकाश की किरण हो, जो भी हो सब क्या होगा, धनात्मक होगा। अब आता है मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर की दुनिया दूरियां, जो भी मुख्य अक्ष का ऊपर होगा, जैसे ये सीधा ऐसे, तो वो क्या होगा, धनात्मक ही होगा। लेकिन क्या है, अगर मुख्य अक्ष के नीचे की ओर की दूरियां होगा, कुछ नीचे की ओर, तो वो ऋणात्मक होगा, मुख्य अक्ष का नीचे रहेगा तो वो ऋणात्मक होगा। और मूल्य बिंदु के क्या दाईं ओर की दूरियां, वो भी क्या होगा, मूल बिंदु के बाईं ओर धनात्मक, और दाईं ओर की दूरियां, जस्ट मूवमेंट, वो भी धनात्मक होगा। क्या होगा, मूल, अरे एक 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 ये जो है, ये अरे यहाँ पे मिस प्रिंट है कि ये ऋणात्मक है, क्या है हमारा, अरे भाई साहब बहुत बड़ा एरर आ चुका है, एक मिनट, कोई आए हमसे मिलने। तो चलिए देखते हैं अब क्या है, जो भी है लेफ्ट साइड वाला जो भी पार्ट होगा, बायां साइड जितना भी होगा सब होगा ऋणात्मक, थोड़ा सा एरर था। और क्या होगा, दाहिना साइड, दाई और जितने भी होंगे दूरियां हो, जो भी चीजें हो, सब होगा धनात्मक, ऊपर की ओर वाली भी धनात्मक होगा, लेकिन नीचे ओर वाला क्या होगा, ऋणात्मक होगा। एक चीज ध्यान देना, क्या है, तुम लोग अगर जैसे ऐसे देखते, तुम लोग के लेफ्ट साइड वाला मतलब दाई और बाई और, बाई और लेफ्ट साइड वाला क्या होगा, बाई और जितना भी होगा सब ऋणात्मक होगा, लेकिन इस साइड वाला दाई और जितना भी होगा सब धनात्मक होगा। क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला भी, लेफ्ट साइड वाला ऋणात्मक मतलब निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव माइनस में आएगा। और राइट साइड वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब धनात्मक होता है ऊपर वाला भी धनात्मक, लेकिन नीचे वाला ऋणात्मक। तो ध्यान रखना, ऋणात्मक है कि जो नीचे वाला हो, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर हो, वो होगा ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर तो धनात्मक होगा। और क्या होगा, मुख्य अक्ष के लेफ्ट साइड में जितना भी होगा सब ऋणात्मक ही होगा। और एक चीज इसीलिए क्या होता है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी एफ क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और एफ जो होता है क्या होता है, वो लेफ्ट साइड में होता है। वैसे ही उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी धनात्मक होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का सब क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है।
ठीक है। तो आज अब क्या करते हैं, हम इस कंसेप्ट से आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। हमारा अगला कंसेप्ट, अब हमारा अगला कंसेप्ट क्या आता है, दर्पण सूत्र, जिसको अंग्रेजी में हम मिरर फार्मूला बोलते हैं। जो क्या है, ये हर बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो हर बार पूछ ही लेगा, साथ ही साथ सब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन आ जाता है इसी फॉर्मूले का यूज करके। मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही होता है दर्पण सूत्र। कई जगह पे क्या है, जैसे आपको पता होगा एफ बराबर क्या होता है, r/2, इसका प्रयोग किया जाता है। एफ के जगह पे क्या कर लिया जाएगा, r/2 डाल दिया जाएगा, तो क्या आ जाता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/r/2, जो पलट के क्या आ जाता है 2/r। तो क्या लिखा जाता है 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r। तो ये भी फॉर्मूला होता है जो 10th में हर बार ऑब्जेक्टिव में आता है। इन दोनों को क्या करना है, स्टार लगा लेना है, क्योंकि ये पूछता ही पूछता है। और साथ में अब देखिए यहाँ पे जो v है, v क्या होता है, v होता है, u होता है और f होता है। हमारा v होता है प्रतिबिंब दूरी, क्या होता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी दर्पण से प्रतिबिंब जहां पे हो वहां तक की दूरी। फिर u होता है वस्तु दूरी, क्या होता है, वस्तु दूरी। और f क्या हो जाता है, फोकस दूरी, f होता है हमारा फोकस दूरी। तो अब आप इसको क्या कीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको आगे में चिपका ही लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखना ही है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, कोई सपने में पूछे तुरंत याद होना चाहिए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब चलते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट अवार्धन की ओर, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा अगला कंसेप्ट आ गया अवार्धन। अवार्धन को अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहा जाता है। अवार्धन क्या होता है, जरा सुनिएगा गौर से, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही अवार्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, अवार्धन कहते हैं। अवार्धन देखिएगा, क्या अवार्धन को m से सूचित किया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, फॉर्मूला होता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। इसी को प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से सूचित किया जाता है और वस्तु की ऊंचाई को h से, इसीलिए क्या हो जाता है m बराबर h डैश बट्टे h। एक और फॉर्मूला होता है अवार्धन का, जो क्या है, समरूप वाले त्रिभुज से सिद्ध करके बताया जाता है, जो हम बताते हैं। तो आपको क्या होता है, -h बट्टे +h बराबर -v बट्टे u। ये क्या, समरूप से वो इक्वेशन बनाया जाता है, उससे यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको सिद्ध करके लाया जाता, तब आता है h डैश बट्टे h बराबर -v बट्टे u। फिर m बराबर क्या आता है, -v बट्टे u। ये भी एक फॉर्मूला है। आप क्या कीजिए, इसको और इसको, इस दोनों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवालों में बहुत ज्यादा प्रयोग में आएगा। और आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो क्या है, एक न्यूमेरिकल करके आएगा सेशन, ये वन शॉट के थ्योरेटिकल वाले पार्ट में आ गया, अब एक न्यूमेरिकल करके आएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा न्यूमेरिकल करके आएगा, वो वाला होगा वीडियो, उसमें केवल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बहुत सारा कराया जाएगा। तो क्या कीजिए, वेट फॉर दिस। एंड आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।